अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले वीकेंड में बहुत सी डेवलपमेंट्स रहीं। एक ऐवान नया मुंतखब हुआ, उस ऐवान ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया और उन्होंने आज अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया। 5 साल का वादा ज़रूर किया है, लेकिन सामने जो माशी मसाइल दरपेश हैं, सियासी मसाइल दरपेश हैं, उसके बाद बहुत से नाक़दीन की राय ये है कि 5 साल गुजारना तो दरकिनार, अगर 5 महीने भी गुजर जाएँ आसानी से तो बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कोशिश है कि अपोजिशन को और दीगर जमातों को साथ लेकर चला जाए। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप अपोजिशन की तमाम तर मसाइल को सामने रखते हुए, उनके मुतालबात और रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए उनको ना सिर्फ एड्रेस कर सकें बल्कि उनको साथ लेकर भी चल सकें। आज अपोजिशन में बैठी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया, जो कि उनका दरीना मुतालबा था, न सिर्फ रिजर्व सीट्स के हवाले से बल्कि उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि वो रिजर्व सीट्स क्योंकि उनकी मिल्कियत है, इसलिए या तो उनको मिलनी चाहिए या फिर किसी और जमात को उसके ऊपर हक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना महफूज फैसला सुनाया जिसमें उनसे यह हक छीन लिया। अब देखना यह है कि आईनी तौर पर आज अली जफर साहब ने सेनेट में जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये नशिस्तें हमारी नहीं है तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता ना तो हम सदारती इलेक्शन को मानेंगे और ना ही सेनेट के जो इंतखाबात होने हैं उनको तस्लीम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक नया बहरान जन्म लेगा, और इसमें ना तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है और ना ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब आया है। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती दरवाज़ा खटखटाएगी। दीगर क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद की एक बड़ी वजह मखसूस नशिस्तें थी, लेकिन अब ये जो फैसला सामने आया है उसके बाद तो वाज़ेह है कि अब शायद पीटीआई को ये नशिस्तें किसी सूरत भी नहीं दी जाएंगी। तो अब पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो ये फैसला इंसाफ के मुनाफी है और सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और वो 3 करोड़ के लगभग वोट लेने वाली जमात, या सबसे बड़ी जमात, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात। उसको जब आप खवातीन के नशिस्तों से आप डिनाई करते हैं, महरूम करते हैं, तो आप वो ज्यादती असल में इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन खवातीन और उस माइनॉरिटी से कर रहे हैं जिसके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, अब इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन शो में किस्मत एक और बहुत ही इंसाफ के खिलाफ एक बात सामने आती है जिसको करते हुए भी इंसान शर्म महसूस करता है कि कोई जमात ही क्या कह सकती है। इस पे हम अपना मुकदमा तो अदालत में रखेंगे, लेकिन जो कुछ आज की नाम नहाद हुकूमती जमातों में से ये जो शोर उठ रहा है कि ये सीटें उनको मिले, अब ये बड़ी अजीब बात है। एक तो ये हो नहीं सकता। दूसरा, आप अगर ये क्लेम करते हैं तो इसका फिर मतलब ये है कि जिन करोड़ों लोगों के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन करोड़ों लोगों का भी तो इस मुल्क में एक हक है ना। 25 करोड़ का मुल्क है, 2.5-3 करोड़ हमारा वोट है। तो जितना वोट नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लिया है, चले फॉर्म 47 वाला ही गिन लेते हैं। फॉर्म 45 पे तो 17 सीटें हैं नून लीग की, लेकिन चलो उनकी मान लेते हैं जो उनका सिर्फ आर्गुमेंट के लिए। तो आप तो उन्हीं खवातीन के रिप्रेजेंटेटिव है ना जितना आपने वोट लिया है। जो आपने नहीं लिया उसके तो आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो या तो फिर आप इसको वेकेंट रखेंगे या इसको तहरीक इंसाफ को देंगे। अगर वेकेंट रखेंगे तो जुल्म है, अगर तहरीक इंसाफ को देंगे तो उसके बाद आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा, और अगर इलेक्टोरल कॉलेज आपका पूरा नहीं है, सूबाई असम्बलियों में आपकी माइनॉरिटी और रिजर्व खवातीन की सीटें नहीं है, तो आप इलेक्शन में सदर ममलकत के कैसे जा सकते हैं? तो ये सारी चीजें इस बात की मुतकाजी हैं कि इस चीज को देखा जाए और फौरी इस पे इंसाफ पे मबनी एक फैसला सादर किया जाए। तो अली भाई, इसमें क्या अभी डिसाइड हुआ है? पहले सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले ही बहुत रिजर्वेशन थी, बाकी जमातें भी सवाल उठा चुकी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF। तो अब सर इलेक्शन कमीशन को बुनियाद बनाया जाएगा या सिर्फ इस डिसीजन के ऊपर PTI कोर्ट जा रही है? मेरी जाती ओपिनियन तो ये होगी कि अगर मुमकिन हो तो एक फोरम ऑफ अपील रहने दिया जाए, लेकिन उस पर हमारे सीनियर वकला जाहिर है
फाइनल राय वही देंगे। हम्म, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो आपके पास फिर कोर्ट ऑफ एक अपील ऑप्शन, एक कम हो जाती हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट कैन बी एनी हाई कोर्ट, इट कैन बी लाहौर हाई कोर्ट, कैन बी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट। हम्म, अब वो देखेगी हमारी लीगल टीम के कहाँ वो समझते हैं कि वो उसको फाइल करें। हम्म, लेकिन ये है कि अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत ऑप्शन है। हम्म। लेकिन अदालत में हम इस पे जाएंगे, ये बात तय है अच्छा, लेकिन अब अली इंशाल्लाह। भाई, आप जिस तरह आप आज अली जफर साहब ने बोला कि सदारती इलेक्शन भी हम नहीं मानेंगे, तो अब सिर्फ इसका बायकॉट करेगी पीटीआई, या फिर होने नहीं देगी, या प्रोटेस्ट किया जाएगा पार्लियामेंट में? क्योंकि अब ये तो आई थिंक 9 तारीख को होना है, तो उस दिन फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पीटीआई का? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो तब भी बॉयकॉट के खिलाफ बात की थी जब हम सिर्फ 35 थे। हम्म, 2013 में बहुत ही सीनियर लीडरान की राय थी, जिसमें मोहतरम जहांगीर तरीन साहब भी थे, उस जमाने में सीनियर हम्म, लीडर थे हमारी जमात के। कुछ और सीनियर लीडरशिप की भी राय थी कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बॉयकॉट करें। दैट वाज वे बैक इन 2013, जब मरहूम जनाब ममनून साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम्म, वो सदारती कैंडिडेट थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और जनाब जस्टिस वजीरुद्दीन साहब कैंडिडेट थे खान साहब की तरफ से, हमारी तहरीक इंसाफ। हम्म, तो उस पे मेरा आर्गुमेंट था कि नहीं, चाहे हम 35 से क्यों ना हो, हम इलेक्शन लड़े ताकि कौम के सामने एक अपोजिशन सामने आए कि कुछ लोग हैं जो हक की बात करते हैं। और आखिर में फिर खान साहब ने उसी राय से इत्तेफाक किया जो मेरी राय थी, अलवी साहब की। और मुझे आज भी याद है कि उस इलेक्शन के, हालांकि वो हम हार गए, ज़ाहिर में हारना था, मियाँ साहब की सीटें ज्यादा थी। हम्म, उसके अगले दिन मुझे मोहतरम जस्टिस वजीरुद्दीन साहब की शुक्रिया की कॉल आई थी कि आपने मेरे इलेक्शन होने को सपोर्ट किया। हम्म, तो मैं तो तब जब बिल्कुल नवारिद था सियासत में, मैंने बाइकआउट की मुखालफत की और जी, सीटें छोड़ने की भी मैं खिलाफ था। हम्म, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी के फैसले के साथ आपको जाना पड़ता है। देखें, पार्लियामेंट में एक बंदा भी मैटर करता है। हम्म, ये एक आदमी, मैं नहीं बोला, मेरे से अल्लाह ने बुलवाया, उसका फर्क पड़ा ना। अभी हम अभी पंजाब असेंबली में हम नहीं थे एहतजाज में, और कौमी में थे। आप देख लें कौमी असेंबली में एहतजाज का 3-4 दिन का कितना एक इम्पैक्ट आया है। हम्म, तो इस इलेक्शन पे जो आपने सवाल किया है, बॉयकॉट की तो बिल्कुल मैं हक में नहीं। ठीक, हाँ, बिल्कुल ठीक। एहतजाज हम हम्म, कर सकते हैं, हम्म, एहतजाज हम कर सकते हैं। बाकी एक पॉलिटिकल प्रोसेस को बजोर शमशीर तो आप ना रोक सकते हैं, आपको रोकना चाहिए ना, हम्म, कानून इजाजत देता है। नहीं बिल्कुल ठीक हम नहीं। अगर उसमें जाएंगे, हम्म, हम अगर उसमें जाएंगे, हम विद प्रोटेस्ट विद रिजर्वेशन जाएंगे। लेकिन इस पे अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन ये फैसला मीटिंग के बाद आया है। तो मे भी इस पे एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो कोर ठीक। कमेटी की, हम्म, और उसके बाद जो उस पर फैसला साजी होती है। मेरा वोट तो बॉयकॉट के खिलाफ होगा। मैं तो हमेशा मुकाबला करने के हक में होता हूँ, एक भी बंदा खड़ा हो, लेकिन दिल से खड़ा हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बिलावल भुट्टो साहब पिछले कोई 1-2 रोज से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लगता ये है कि वो एक न्यूट्रल, अब न्यूट्रल एक लफ्ज़ खैर कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल करूंगी। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाकयात हैं उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जिनकी गलती नहीं है उनको पार्लियामेंट में आने दिया जाए, अगर कोई कसूरवार है तो उसको सजा दी जाए। फिर सर उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिस तरह है बिल्कुल उसी तरह से हमें मईशत के अलावा भी हमें दीगर इश्यूज़ के ऊपर भी कंसेंसस चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सर सेम बातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या कोई जमात आगे बढ़कर अपोजिशन की, चाहे पीटीआई हो चाहे कोई और हो, उन बातों के ऊपर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, या सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च की हद तक है? नहीं, मैं समझता हूँ बिलावल साहब की स्पीच मैंने आज पूरी सुनी, मैं उधर ही था, इत्तेफाक से हम्म, पार्लियामान में ही था। उन्होंने मुनासिब बातें की हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने, उससे हम इत्तेफाक नहीं करते। जैसे साइफर फिल्म का मौक़िफ़ मेरे को गलत है, और इसी तरह कुछ और इश्यूज पे उन्होंने बात की। हालांकि एक सख्त बात उन्होंने कर दी, उसको फिर उन्होंने वापस लिया, मैं उस वापस लेने को भी अप्रिशिएट करता हूँ। हम्म, तो जो उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की सपोर्ट की है कि हाँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अच्छी बात है, ये हम्म, अच्छी बात है। हम्म, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना जरदारी साहब की सियासत के होते हुए मुझे मुश्किल नजर आता है। ये ऑप्शन था हमारे पास, हम्म, हमने खान साहब ने इसको पसंद नहीं किया। हमने यही राय दी कि नहीं, हमें अपनी जो आइडियोलॉजी, कोर आइडियोलॉजी के साथ आगे जाना चाहिए। तो अगर कोई बीच में मीटिंग पॉइंट होती है, अच्छी बात है, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पार्लियामेंट्री फोरम हम्म, पे, हम्म, इन्वेस्टिगेट हो जाए। और जो एक और अच्छा उन्होंने आज किया, जो अटकजई साहब के घर पे छापा पड़ा था, देखिए हम्म, अटकजई साहब की सियासत से हमारे भी बहुत से इख्तलाफात हैं, और माजी में हमने उनके सख्त तनकीद भी की है। हम्म, लेकिन इस दफा खान साहब ने जेल से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए कि मुल्क में एक
एक इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक फ़ज़ा कायम हो, तो बावजूद बहुत सी सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के हमने मोहतरम अशरफ ज़ई साहब को सपोर्ट किया है एज़ ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ठीक है। हालाँकि सबको पता है हमने माज़ी में बहुत चीज़ों पे उनसे सख्त मुखालफत की है, लेकिन एक मैसेज ये था कि पंजाब और पख्तूनख्वा और पूरा मुल्क बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। एक अच्छा मैसेज था। बाकी उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। लेकिन अगर उनका कोई मौक़िफ़ है, तो उस पे उनके साथ इस तरह का रवैया, उस पे तहरीक इंसाफ ने भी उसको कंडेम किया है। आज असेंबली के फ्लोर पे भी, मैं खुद इलेक्शन कमीशन में था, मैंने भी पार्टी का मौक़िफ़ वहाँ हमने प्रेस टॉक में मोहतरम अशरफ ज़ई साहब साथ खड़े थे दिया। बिलावल साहब ने भी इसको कंडेम किया है और भी जमातों ने किया है। ये रवैये अच्छे नहीं हैं सियासी लीडरान के खिलाफ। अगर कोई चीज़ किसी ने गलत की है तो उसका जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ सकता है। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो फिर उसके लिए प्रॉपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से पहले से ही माहौल ख़राब है। आप देखें कौमी यकजहती की फ़ज़ा बहुत ही मुक़तदर है, बहुत ही ख़राब है। कोई आपस में बहुत ही ज़्यादा पोलराइज़ेशन है। इस हालात में इस तरह के इक़दामात से आप मुझे बताइए, इलेक्शन आपने ऐसे माहौल में करा दिया जिसमें 17 सीटें लेने वाली जमात को 200 की अक्सरियत दिलवा के तो ऊपर बैठा दिया जाए। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ की जो है मुल्क की खिदमत है? तो ऐसे हालत में अगर हम इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, जैसे कल हमारा एक कारकुन यानी कि ठीक-ठाक पुलिस के साथ वो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे एहतजाज में और फिर उसको वो कोमा में चला गया। कोई आसमान से कोई पता नहीं कौन आके उसने साथ किया है और पर्चा फिर हमारे अपने लोगों पे काट दिया। ये इस तरह की फ़ज़ा मुझे बताइए मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, जिनकी अभी इब्तिदा ही है बतौर वज़ीर आला, क्या ये उनकी हुकूमत के लिए नेक शगुन है? उनकी तो अपनी सीट क्वेश्चनेबल है। महर शराफत ठीक-ठाक हमारा जो नौजवान रहनुमा है, एमपी की सीट पे मोहतरमा मरीम साहिबा को हरा चुके हैं। लेकिन ठीक है, आपने फॉर्म 47 पे जिताया है, हम अपना मुकदमा ट्राइब्यूनल में लड़ेंगे, लेकिन कम से कम फ़िज़ा तो सियासी रखें, माहौल तो सियासी रखें। नहीं, फ़र्क तो तो महसूस हो सीट्स ना, तो खैर मोहसिन नकवी के काफी जाने के सारी, बाद हाँ, कम से कम एक सियासी हुकूमत आई है, नहीं बिल्कुल ठीक फ़र्क है, तो लेकिन महसूस हो। सीट्स तो काफी क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन अच्छा, आखिरी सवाल अली भाई वो ये कि जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बड़ा मसला था पीटीआई का, जिसकी वजह से बल्ले का निशान भी गया। अब वो इलेक्शन तो आप हाँ लोगों जी। ने करवाया, लेकिन उसमें बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर साहब भी मुंतखब हो गए, उमर अयूब साहब भी। अब सर ये बताएगा कि उसमें कुछ लोगों ने खैर अपनी नॉमिनेशंस वापस ले ली थी, लेकिन अब जो अकबर एस बाबर साहब हैं, जो फ्रॉम डे वन इस पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो इस पे दोबारा एक्टिव हो गए। वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से किया गया, इसमें 0.1% के करीब, या उन्होंने कोट किया कुछ फिगर्स को कि जी इतने लोगों ने सिर्फ वोट कास्ट किया, बाकी तो कर ही नहीं सके। अब इसमें अगर वो जाते हैं तो फिर एक नया मसला पीटीआई को दरपेश होगा, क्योंकि पहले भी उनकी दरखास्त के ऊपर ही सारी चीज़ें बेस करती थी। इस हवाले से कोई तैयारी है बैक एंड पे कि अब इस इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करे कोई बाहर से आके? ये मुतनाज़ा करें, मुकाबला करें। बाकी बाबर साहब का एहतराम अपनी जगह, वो अच्छे आदमी होंगे, लेकिन मेरा भी कुछ अरसा इस जमात में हो गया है, कुछ थोड़ा वक्त मेरा भी गुजर गया है, काफ़ी सारी स्ट्रगल से गुजरे हैं। तो माजी में ज़रूर खान साहब के साथ ही रहे होंगे, लेकिन फिर राहें जुदा हो जाती हैं। उनकी राहें जुदा हुई, एक दहाई मेरी पार्लिमान में होगी, पार्लिमान से पहले भी मैं इस पार्टी में था। कम से कम 2013 से आगे पार्टी पे बड़े मुश्किल वक्त आए, धरना हुआ, पानामा की तहरीक चली, मियाँ साहब की हुकूमत खत्म हुई, हमने धरने दिए, हमने लॉन्ग मार्च किए, खान साहब को गोलियां लगी, हमारे कारकुनान खासकर खवातीन और यंग लड़के लड़कियां उनको जेलों में डाला गया। किसी चीज पे मोहतरम अकबर बाबर साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। आते हैं तो तहरीक इंसाफ की कमर में पीठ में छुरा घूम में आ जाते हैं। तो ठीक। पता नहीं ये छुरा उनके पास अपना है या कोई उनको मुस्तार दे देता है, लेकिन इंशाल्लाह हम अदालत में मुकाबला करेंगे और ठीक। मेरे ख्याल में इस बार इलेक्शन ने ठीक करा है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को बला मिल जाएगा ठीक। और अकबर बाबर साहब को इंशाल्लाह सब्र मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, ख़वातीन की नशस्तों का फैसला आया है, जो ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में नहीं आएगी बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बाहम तकसीम हो जाएंगी, उसके खिलाफ अब पीटीआई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इरादा रखती है। अब देखना ये होगा कि आया वहाँ से उनको पजीराई मिलती है, शुनवाई होती है, या फिर वहाँ भी इस फैसले को बरकरार रखा जाता है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर हलफ उठा चुके हैं। देखना यह है कि आया मुस्लिम लीग नून इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए जो सियासी और माशी तौर पर उनको दरपेश है, हुकूमत को दरपेश है, क्या प्लानिंग कर रही है, ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म की कुर्सी बाकायदा तौर पर संभाल ली है। एक ऐसा दौर हुकूमत जिसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मुश्किलात ज़्यादा हैं और एक मजबूत अपोजिशन का सामना है। यकीनन शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त जो मुश्किलात हैं, जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं, उनमें उनको मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालना और अपोजिशन को साथ लेकर चलना एक मुश्किल इम्तिहान साबित होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि JUIF के दरवाजे तक पहुंची, उनकी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एक मरतबा फिर ये अलग बात है कि JUIF अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग की कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या फिर दीगर जमातें हों, उनको साथ लेकर चला जाए और साबका इत्तेहादियों को दोबारा से इत्तेहादी की सूरत में पार्लियामेंट में रखा जाए। एक ऐसे मौके पर जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, लेकिन ये उस वक्त ही मजबूत होगा जब बाकी जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम आवाज़ बन सकें। किस हद तक मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत को और इस तमाम मसाइल को सामने रखते हुए जो माशी चैलेंजेस हैं उनसे निमट सकेगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि आज एक मरतबा फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर शहबाज शरीफ साहब तो चले गए, लेकिन जो 16 माह की हुकूमत में भी उनके पास वज़ारत उज़्मा का जो दौर रहा, जो ओहदा रहा, उसमें भी चैलेंजेस बहुत थे और हर मुश्किल फैसले का जो मलबा होता था वो नून लीग पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी डाल देते थे। इस मरतबा सर क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हर मुश्किल फैसले में नून लीग बाकी जमातों को भी बराबर का हिस्सा देगी या इस मरतबा भी हर मुश्किल फैसला सिर्फ नून लीग के खाते में डाला जाएगा? जी, बाकी जमातों का तो ये कोशिश रहेगी कि गलबा उनका और मलबा हमारे पे, लेकिन ये तवक्को है कि आने वाले महीनों में और सालों में, चूँकि फ़र्क सबसे बड़ा ये पड़ेगा कि जो 16 महीने के आखिर में इंतखाबात हम सबको नज़र आ रहे थे, तो लिहाजा हर दिन जो है वो इंतखाबात को सामने रख कर ही तमाम पार्टियां ये फैसले करती हैं। अब जबकि इंतखाबात हालिया चंद हफ्ते पहले हुई हैं और 5 साल बाद होने हैं इंशाअल्लाह, तो लिहाजा अब उस तरह की एक सरासीमगी नहीं होगी जमातों में जब अगर मुश्किल सियासी और मुआशी फैसले होते हैं। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून को अंदाज़ा भी है कि ये एक हाई रिस्क की हुकूमत है और जहां मुश्किल फैसलों का मलबा हमें ज़रूर इससे हम वेरी हैं और चाहेंगे एहतियात करें, लेकिन उसका क्रेडिट भी अगर देखें, डिस्क्रेडिट अगर मुस्लिम लीग क्रेडिट तो मैं दे रही हूँ ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मलबा सारा, बर्डन सारा नून लीग के खाते में आता है ना। बाकी जमातें तो साइड पर खड़ी हो जाती हैं, वजारतों के मजे भी लेती हैं, लेकिन फिर कहती हैं कि ये तो हमने किया नहीं, ये सारा नून लीग का कसूर है और उसका फिर खुमियाजा इलेक्शन में भी फेस करना पड़ता है। 16 महीने की हुकूमत का एक सबक ये भी है कि मुस्लिम लीग को बतौर जमात अपनी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो इब्लाग का तरीका है, उसमें एक ड्रामाई तब्दीली इंशाअल्लाह हम लेकर आएंगे ताकि ये जो कौम तक हर रोज और हर घंटे ये बात पहुंचे कि कौन किसका कितना जिम्मेदार है और अगर कोई मामला ठीक हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और अगर कोई खराब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ गलबे में हिस्सेदार हों और बलबा मुस्लिम लीग नून के सर पर डाल दें। लेकिन ये जो मुश्किल जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पूरी बहादुरी से और पूरे जज्बे से इंशाल्लाह पूरा करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे उन मुलाकातों का भी अगर आप बताएं। नवाज शरीफ साहब बड़े प्रोएक्टिवली इस वक्त काम कर रहे हैं, JUIF से भी मिले हैं, उनकी कोशिश है बाकी जमातों को भी साथ लेकर चला जाए। MQM थोड़ी सी सर बीच में कुछ हवा में मौजूद थी कि क्योंकि जो वजारतें थी उसके ऊपर भी गवर्नर सिंध के ओहदे के ऊपर भी इख्तलाफ था। अब पीपल्स पार्टी ने भी उनसे सदारती उम्मीदवार के लिए वोट मांग लिया है। आपके ख्याल में MQM और JUIF को वापस इकट्ठा रख सकेंगे, क्योंकि अपोजिशन के तौर पर मौलाना साहब ने वोट नहीं दिया वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब को? जी देखिए, एक तो जो नंबर्स हैं वो एक हकीकत बताते हैं आपको कि शहबाज शरीफ साहब के पास जब उनका इलेक्शन हुआ है तो अब एक आरामदेह अक्सरियत मौजूद है। बिल्कुल थी। इतनी सरासीमगी का भी वो शिकार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा चूंकि वो अब एक कुशन उनके पास मौजूद है कि बिल्कुल कहते हैं नाइफ एज के ऊपर नहीं है हुकूमत, तो लिहाजा वो बेहतर एतमाद के साथ बात कर सकते हैं। MQM तो इंशाल्लाह काबीना का हिस्सा भी बनने जा रही है, हमें ये तवक्को है और उनके जो इश्यूज हैं वो हम चाहेंगे, क्योंकि उनके इश्यूज
कराची शहर की तरक्की के बारे में है। तो कराची में रहने वाले भी हमारे भाई और बहनें हैं जिनकी जिंदगियों को हमें बेहतर करना है, और एमक्यूएम के ज्यादा इश्यूज कराची में होने की वजह से और सिंध के शहरी इलाकों में होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के साथ होते हैं बजाय ये कि वफाक के साथ हो। तो लिहाजा वो एक जमानत चाहते हैं कि उनकी भी आवाज जो है वो सिंध हुकूमत में सुनी जाएगी। उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं। मौलाना का जो एक जरूर बड़ा एक ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के साथ, मेरा उनसे एक जाती न्याजबंदी का ताल्लुक है बहुत अरसे से। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो उनको जो इंतखाबात के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हुकूमत की सपोर्ट करके और इस हुकूमत में एक काबीना का हिस्सा बन के जरूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान करें। और अगर हमें इस मामले में कोई मजीद तगड़ी और सख्त कानून साजी करनी है इलेक्शन के बारे में, वो हम मौलाना के साथ मिलकर करें। तो वो एहतजाज जरूर करना चाहते हैं, वो भी उनका जमहूरी हक है, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये, और जो उन्होंने ही हम सबको सिखाया है कि पार्लियामान के अंदर रहकर कानून साजी के जरिए अपनी आवाज उठाने के जरिए जद्दोजहद होती है। जो सड़क की जद्दोजहद है वो वक्तन फक्तन उसकी जरूरत जरूर है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ठीक, अच्छा, लेकिन अब आपने कानून साजी की सिर्फ बात की है, तो आज की अहम खबर एक ये भी रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीट्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिसके लिए क्लेम किया हुआ था, उसका जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने कहा जी आपके पास ये राइट नहीं है कि आप वो नशिस्तें रखें, वो नून में पीपल्स पार्टी में इस तरीके से तकसीम हो जाएंगी। अब सर उसमें अगर अली ज़फ़र साहब की सेनेट की अगर तकरीर आप सुन सके हो तो उन्होंने कहा है कि जी अगर जब तक हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब तक वहाँ से फ़ैसला नहीं आता ना आप सदारती इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ना ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हम सेनेट के इलेक्शंस को मानेंगे। तो सर ये तो फिर मामला और मसाइल की पैदावार बनेगा। तो आपके ख्याल में क्या इसके ऊपर हुकूमत की हैसियत से नून लीग उनसे कोई बातचीत की कोशिश करेगी? जी, जो तो आईनी अमल हैं वो इंशाल्लाह अपने वक्त पर और जो जहां आइन में लिखा है उसके मुताबिक इंशाल्लाह होंगे। उनको जरूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये नहीं है कि वो उनकी एक जमात है उसकी वजह से ये ऐसे इशूज क्रिएट हो रहे हैं। असल इशू ये है कि कानून में ये खाली जगह है कि एक ऐसी जमात जिसने कोई मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हुए, जिसने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई, वो अचानक एक बहुत बड़ी उसमें आजाद उम्मीदवार शामिल होते हैं और अचानक एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो क्लेम करते हैं। तो यहाँ एक कानूनी रकावट है ये, और इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा कानून के मुताबिक उन्होंने भी एक तशरीह की है, वो कानून कहीं इसकी गुंजाइश नहीं थी, तो लिहाजा वो जो उनकी तशरीह है वो दुरुस्त तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसका जो फाइनल वर्ड है वो करेगा। लेकिन उसकी बुनियाद पर जो आने वाले सदारती इंतखाब है अगले सैटरडे को होना है और उसके बाद फिर सेनेट के इंतखाबात होने, उन्हें रोका नहीं जा सकता अनलेस सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई ना दे दे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि ये भी कहा जा रहा है, खुद राना सनाउल्ला साहब ने भी वीकेंड पे एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया कि इस वक्त की जो हुकूमत है बेसिकली असल बागडोर तो इस वक्त बज़ाहिर नून लीग के हाथ में नज़र आ रही है। सर इसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम साल 2 साल नहीं। खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगले आने वाले 1.5-2 साल बड़े मुश्किल है माशी तौर पर। आप खुद मईशत को बहुत बेहतरीन समझते हैं, आपके ख्याल में कितना मुश्किल होगा इस फेज़ को गुजारना जब पहले ही ये रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत तो साल 2 से ऊपर चलेगी नहीं, तो फिर एक डिलीवरेंस का प्रेशर तो है नून लीग के ऊपर विफाक में। जी देखिए, पहली तो हम सबको ये मालूम है कि जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा इनाम भी है। The higher the risk, the greater the reward. तो मैं तो उसको मुस्बत तरीके से देखता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की क़यादत में और नवाज शरीफ की राहबरी में इन मुश्किल मामलात से निमट कर हम मुल्क को इंशाल्लाह जैसे एक मुस्तहकम मुईशत की बुनियाद फराहम कर देंगे, तो फिर उसमें उतना ही रिवॉर्ड भी है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब के 2-3 चैलेंजेस हैं। एक निजगारी का चैलेंज है बहुत बड़ा, उनके सामने IMF के साथ जो अगला प्रोग्राम है उसके अंदर पाकिस्तान के अवाम का बचाव करना बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोबारा कीमतें बिजली की और गैस की ना बढ़ाई जाएं IMF के प्रेशर के तहत। और उनके सामने चैलेंज ये है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व्स हैं, उनको एक संभाला दिया जाए। एक किसी भी हमारे जो बैरूनी ममालिक दोस्त हैं उनकी तरफ से एक बड़ी सरमायाकारी, छोटी नहीं, एक बड़ी यानी कई $1 बिलियन की सरमायाकारी होगी
तो फिर पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबल होगा। तो ये इसके लिए अब आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया है, उन्होंने आज से ही मेहनत शुरू कर दी है। तो मुश्किल जरूर है, और लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि जब मुश्किल आती है तो जो हिम्मत वाले लोग हैं वो मजीद ताकत से खड़े होकर उसका मुकाबला करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर जिस तरह आपने भी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा डिटेल में बात की है, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल और करूंगी कि आईएमएफ की तरफ से कुछ डिमांड्स भी आई हैं कि जिस तरह खुराक पे, दवाओं पे, पेट्रोलियम मसनूआत पे, इस किस्म की दीगर चीज़ों पे जो है वो जीएसटी जो है वो बढ़ाई जाए तकरीबन 18%। आपकी नज़र से भी ये बात गुजरी होगी। सर, अब आते ही हुकूमत की तरफ से इतना मुश्किल फ़ैसला होना और फिर रमज़ान की आमद भी है, तो मैनेज कैसे करेगी? क्योंकि एग्रीमेंट तो आईएमएफ से आपको करना है अगले 3 या 5 साल के लिए, तो अब कुछ ना कुछ तो उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर कुछ बातचीत हो सकी है, मतलब हुकूमत टेक ओवर करने से पहले? जी, कि आईएमएफ का मुतालबा ये होता है कि हम उन्हें हुकूमत खुद बताए कि वो किस तरीके से जो उनकी अपनी रीपेमेंट्स हैं और जो इकोनॉमी है उसको संभाला दे सकते हैं। तो उनकी तरफ से एक प्रपोजल है। तो इंशाल्लाह जो शहबाज शरीफ की इकोनॉमिक टीम होगी वो उन्हें काउंटर प्रपोजल देगी, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इतने ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं पिछले 3 सालों में कि हमें आवाम को इनसे बचाना है टैक्सों से, और जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लेकर आना है। तो उसके और ज़राए हैं ना जी, कि हमें कहीं ना कहीं फिर हुकूमती जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें एक वाज़ेह और ड्रामाई कमी करनी पड़ेगी। ये भी एक ऐसा इशू था जो पीडीएम की पिछली हुकूमत में मुमकिन नहीं था, क्योंकि इंतखाबात हमारे सामने थे। अब जबकि कुछ देर है और कुछ क्वेश्चन है कि जो मुआशी पॉलिसी की जो असरात हैं तो 5 साल है इंशाल्लाह, ये काम हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, डार साहब ही इस मर्तबा उम्मीदवार होंगे वजीर ख़जाना की हैसियत से, क्योंकि बड़ा इसके ऊपर डिबेट हुई जी कौन होना चाहिए, तो आपके ख्याल में इस पे कोई हतमी फैसला हो चुका है? जी, अभी हतमी फैसला नहीं है। डार साहब बहुत तजुर्बाकार और मेहनती इंसान है, ईमानदार इंसान है, लेकिन तमाम ऑप्शंस को सामने रख कर ही ये फैसला किया जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और सवाल सर करना चाहूँगी, वो ये कि सूबों की जहाँ तक बात की है, मरियम साहिबा ने जब से टेक ओवर किया है वहाँ पर वो बड़ी रफ्तारी से फैसले भी कर रही हैं, चीज़ों को भी देख रही हैं। लेकिन सर जो केपीके के वज़ीर आला हैं अली अमीन साहब, उनसे आज एक मौके पर साफ़ी ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी मैंने उस हलफ बर्दारी की तकरीब में भी, और फिर ये कि जो विफाक में जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई उसमें भी जाना मुनासिब नहीं समझा। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया करप्शन के हवाले से नून लीग को। तो आपके ख्याल में क्या टॉकिंग टर्म्स रहेंगी केपीके हुकूमत की विफाक के साथ, दूसरे सूबों के साथ, और कितना इम्पोर्टेंट है ये टर्म्स होना? ये तमाम जो इस मामले में बोझ और बर्डन है वो केपीके हुकूमत पे है कि क्या वो तहरीक इंसाफ का जो फाशिस्ट रवैया है उसे जारी रखते हैं या जमहूरी रवादारी की तरफ आते हैं। आपके नाजरीन में बहुत सारे भूल चुके होंगे, लेकिन ये जमात 31 अक्टूबर 2016 को पूरी तरह मुसल्ला होकर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे और हमने अटक पुल पर इनको पसपा किया था। तो लिहाजा इनका एक रिकॉर्ड है बलवे का, आग लगाने का, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 25 मई 2022 हो, उससे पहले 31 अक्टूबर 2016 है। और इनकी जो गुफ्तगू है वो भी हम 10 साल से जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन हम इससे खाइफ नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। असल इशू ये है कि बजाय ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं वो धमकियां दें, वो उस सूबे में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों की खिदमत का इंतजाम करें, जो काम उन्होंने ना पहले किया है और कम ही तवक्को है कि अब दोबारा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे। आपका सर बहुत शुक्रिया। यकीनन नून लीग के हवाले से चैलेंजेस बेशुमार हैं। एक बड़ा चैलेंज इसमें यह भी है कि आईएमएफ की तरफ से अगले एग्रीमेंट से पहले मुतालबात की एक नई फहरिस्त हुकूमत को थमा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि खुराक, दवाएं, पेट्रोलियम मसनूआत और इसके अलावा स्टेशनरी समेत कई ऐसे मल्टीपल आइटम्स हैं जिनके ऊपर तकरीबन 18% के करीब जो जीएसटी है वो बढ़ाई जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो माह रमज़ान और इसके बाद का जो अरसा है वो गुजारना हुकूमत और आवाम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन और क्या दीगर मंदरजात हैं उन फहरिस्तों के जो कि आईएमएफ की तरफ से मुतालबात की सूरत में फराहम की गई। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क इस वक्त यह है कि IMF से होने वाला एग्रीमेंट जो कि इस माह में कहा जा रहा है कि मुतवक्के है या कम से कम बातचीत का आगाज़ इस माह में हो जाएगा, उसमें लगता ही है कि IMF की तरफ से मुतालबात की फहरिस्तें आनी पहले से शुरू हो गई हैं। इब्तदाई तौर पर जो फहरिस्त सामने आई है उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है और ख़ास तौर पर माह रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए तो यकीनन महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा, जिसकी वजह से आवाम जो कि पहले ही जिनकी कमरें झुक चुकी हैं वो मज़ीद ज़मीन पर लेट जाएंगे। लेकिन क्या हुकूमत इतना मुश्किल फ़ैसला कर सकेगी? कुछ ना कुछ मुतालबात तो IMF के ऐसे होंगे जो हर सूरत में इस हुकूमत को मानने ही पड़ेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो एक लंबी फहरिस्त दी गई है IMF की तरफ से कि जी इतना GST इन तमाम अशिया के ऊपर बढ़ाया जाए। एक तो उस फहरिस्त में इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिनका बराह रास्त तमाम पर असर पड़ेगा? दूसरा ये कि इसकी कितनी प्रेडिक्शन की जा सकती है कि इस फहरिस्त के ऊपर हुकूमत काम करे या बार्गेन करे या फिर मनोवन इस फहरिस्त को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये बेसिकली IMF की एक टेक्निकल टीम आई थी जिसने पाकिस्तान के ओवरऑल टैक्स सिस्टम को देखा और उसमें उन्होंने जो अपनी टेक्निकल टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो टेक्निकल टीम होती है, जब भी कोई मुल्क IMF के एक नए प्रोग्राम में जाने की बात करता है तो वो उससे पहले अगर टेक्निकल असिस्टेंस की कोई रिपोर्ट सामने आ जाए तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो जो अगला प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि 3 साल के लिए होगा, उस प्रोग्राम की कंडीशनलिटीज में बहुत सी चीज़ें डाल दी जाती हैं। इसलिए ये फौरी तौर पर तो नाफिजुल अमल नहीं होगी। ये रिपोर्ट ये बेसिकली जो आइंदा IMF का प्रोग्राम है जो कि 3 साल के लिए पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, ये उसका हिस्सा बन सकता है। इम्पोर्टेंट तीन चीज़ ये है कि हमें वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बड़े हार्डली निगोशिएट करना पड़ेगा और IMF को कन्विंस करना पड़ेगा कि GST के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर और इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स के अंदर हम क्या रोड मैप अपनाएं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सोशल अनरेस्ट ना हो जाए। अब जो प्रपोजल्स है उनकी GST के हवाले से, उसमें 3 तरह की प्रपोजल उन्होंने दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो जीरो रेटिंग है वो स्वाय एक्सपोर्ट्स के बाकी जितनी जीरो रेटिंग है वो सारी की सारी खत्म कर दी। दूसरी उनकी प्रपोजल ये है कि जो एग्जेम्पशंस हैं GST की वो जो है वो खत्म कर दीजिए। मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इस टाइम GST नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम PDL की सूरत में जो है वो उस पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि GST भी इसके ऊपर आ जाए। इसके अलावा अनप्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, उसके अलावा आप देखें वीट, उसके अलावा आप देखें राइस, उसके अलावा आप देखें मेडिसिन। नहीं, लेकिन मेहताब साहब ये तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं ना। आप जिन चीज़ों के नाम ले रहे हैं, वीट हो गई, राइस हो गई, ये तो हम खुद बनाते हैं। अब इसके ऊपर भी GST आ जाएगी तो फिर लोग खाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर इन सेक्टर्स के ऊपर और इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर अगर हम GST लगा देंगे तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी ये चीज़ें मजीद महंगी हो जाएंगी। लेकिन IMF की इस रिपोर्ट के अंदर ये असेसमेंट नहीं दी गई कि इसका इन्फ्लेशन के ऊपर कितने असरात होंगे। तो ये बुनियादी बात है जो आपने की है और ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये बुनियादी चीजें जो हैं अगर इनके ऊपर GST लगेगा तो इनकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हो जाएगा। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है। जब लोग कंज्यूम करेंगे तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एक गरीब आदमी को, एक मुतवसत तबके को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे और उसका जो बुनियादी खाने पीने की चीजों के ऊपर भी अगर, अब IMF क्या कह रहा है उसमें, वो कह ये रहा है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर GST लगाएं और खाने पीने के जो स्टेपल फूड है उसको छोड़ के बाकी हर चीज के ऊपर आप जो है वो GST लगाएं, बिल्कुल के ऊपर भी लगा दें। अब उनके स्टेपल फूड की वो क्या तारीफ करते हैं, उनमें कौन सी चीजें शामिल करते हैं? नहीं मेहताब साहब, अभी GST कितना है? अभी जो दीगर आइटम्स हैं उसमें GST वगैरह तो होता है ना, वो कितने % है जिसको ये उसमें 18% का इजाफा चाह रहे हैं या टोटल 18% पे ले जाना चाह रहे हैं? अगर ये थोड़ा सा कुछ आइटम्स, तीसरा जो मैंने बात की थी वो 8 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल में ये है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे रिड्यूस्ड रेट है, तो वो ये भी चाहते हैं कि उन पे पूरे का पूरा 17% GST लग जाए। देखिए अब इसका इम्पैक्ट जरा सुन ले।
इनफैक्ट जो IMF के एस्टिमेट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो रैशनलाइजेशन ऑफ GST के नाम पे वो प्रपोजल्स दे रहे हैं, वो अगर सारी की सारी इम्प्लीमेंट कर दी जाएं तो 1300 अरब रुपए की टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आयद करने की ये प्रपोजल है। देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आइंदा IMF का प्रोग्राम है उसका डिजाइन, उसको निगोशिएट करना, इट विल बी द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। और ये सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम IMF के साथ बड़े सोच समझ के जो है ना अगला प्रोग्राम डिजाइन करें और नेगोशिएट करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेहताब साहब, सर ये बताएगा कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पंजाब में माली शटडाउन का खतरा था और ये कहा जा रहा था कि एक माह के लिए तकरीबन 359 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सर ये बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में जब पंजाब में बड़े बड़े मंसूबों के बारे में बात कर रही है नई बनने वाली वजीर आला मरियम साहिबा, तो ऐसी सिचुएशन में माली शटडाउन की कोई आपको लगता है कि प्रेडिक्शन जो की गई थी वो कोई दुरुस्त प्रेडिक्शन थी? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो वादे अवाम के साथ किए हैं और 18th अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि ज्यादातर रिसोर्सेज भी NFC के बाद भी वो सूबों के पास चले गए हैं, तो ज्यादा जो परफॉर्मेंस है वो तो डिलीवरी जो उन्होंने इम्प्रूव करनी है वो तो करनी ही सूबों के अंदर है। तो इसलिए उन सूबों का इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या KP हो, कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको ये एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और अवाम की जिंदगियों के अंदर बेहतरी लेकर आए। इस तरह का ये जो शटडाउन वाली बातें हैं, आई डोंट एग्री। मैं समझता हूँ कि इस टाइम तो सूबों ने ज्यादा एफिशिएंटली जो उनके पास रिसोर्सेज और पैसे हैं उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना है। और वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि वो सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स करें। सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स उनकी सोशल सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकती है, अपनी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर करें। और मेरे ख्याल में तो इस तरह की कोई चीज जो है वो अभी मुझे नहीं नजर आ रही, लेकिन ये है कि सूबों ने बेहतर परफॉर्म करना है और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लोकल गवर्नमेंट, और दूसरा ये जो NFC के तहत सूबों को पैसे मिल रहे हैं, सूबों ने भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है ताकि डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट्स तक वो सारे के सारे रिसोर्सेज पहुंचे और वहाँ पे डिलीवरी को जो है इम्प्रूव किया जा सके। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जिन्होंने भी मुरतब की है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि IMF की तरफ से मल्टीपल आइटम्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर तकरीबन 18% GST आयद की जाए। अगर ऐसा होता है तो महंगाई का एक नया तूफ़ान पाकिस्तान में आएगा और आवाम जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और एक ऐसी सिचुएशन भी सूबों को देखनी पड़ रही है जब सूबों के पास अपने डेली बेसिस के अमूर हैं वो चलाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शटडाउन की खबरें हैं वो ना सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज कर रही हैं बल्कि खुद सूबाई हुकूमतों को भी कर सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि आप सूबों को खुद मुख्तारी दे सकें। 18वीं तरमीम के बाद वाज़ेह तौर पर ये खुद मुख्तारी उन्हें मिली है और NFC के ज़रिए आप उनको मज़ीद भी फाइनेंशियल तौर पर एम्पावर कर सकते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।